Hi friends and dear students, my name is Arif Khan. I will discuss about some basic properties of solid, liquid और and gas. आज हम ठोस, द्रव और गैस ये इनकी हम कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पता ही है, सामान्य ताप पर पदार्थों की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। नॉर्मल टेम्परेचर पर मैटर की तीन फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए सॉलिड क्या होता है। सॉलिड ऐसे मैटर होते हैं जिनका शेप और वॉल्यूम डेफिनिट होता है, यानी ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है उन्हें हम ठोस सॉलिड कहते हैं। जैसे देखिए, अगर ये हम देखें, ये मार्कर है तो ये एक ठोस पदार्थ है, सॉलिड सब्सटेंस है। ये इसका आकार और आयतन, शेप और वॉल्यूम दोनों ही निश्चित है, डेफिनिट है। इसको अगर हम हाथ में लेते हैं तब भी इसका आकार और आयतन, शेप और वॉल्यूम वही होगा। अगर इसको हम कहीं बाहर रख दें, कहीं दूसरी जगह रख दें, तब भी इसका शेप और वॉल्यूम, आयतन और आकार निश्चित बना हुआ होगा। यानी अ सब्सटेंस इज सेड टू बी अ सॉलिड इफ इट पॉसेस डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। अब देखिए, लिक्विड की बात करें तो जितने भी द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनका आयतन, वॉल्यूम निश्चित होता है, लेकिन आकार, शेप निश्चित नहीं होता है, वो अनिश्चित, इनडेफिनिट होता है। आयतन निश्चित होता है द्रवों का। अगर हम इसको ऐसे समझें, एक बोतल में 1 लीटर पानी भर दें तो वह पानी क्या होगा, पानी लिक्विड है, वह बोतल का आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसका आयतन, उसका वॉल्यूम निश्चित उतना ही रहेगा अगर उसको हम किसी दूसरे पात्र में रख दें। ठीक है ना। तो अ सब्सटेंस इज सेड टू बी अ लिक्विड इफ इट पॉसेस डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनिट शेप। गैसें क्या होती है, इनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। गैसों का ना तो शेप और वॉल्यूम दोनों ही निश्चित नहीं होता है। देन वी कैन से, अगर हम देखो एक परफ्यूम की शीशी लेते हैं, उसमें परफ्यूम भरा होता है। जब उसका हम कैन, शीशी खोल देते हैं तो परफ्यूम क्या होता है, पूरे कमरे में फैल जाता है। यानी पहले क्या था कि उस गैस का आयतन क्या था, जितना कि कैन का आयतन था। गैस उसमें से निकल गई तो जितना आयतन, जितना वॉल्यूम कमरे का हो जाएगा वही उस पूरे गैस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि गैस का ना तो आयतन, ना ही आकार, ना वॉल्यूम, ना शेप निश्चित होता है, डेफिनिट होता है। गैस क्या होती है, इसको जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। यानी a substance is said to be a gas if it possesses not definite shape, not a definite volume. Gases spreads in the vessel in which they are kept. And liquid क्या होते हैं? A substance is said to be a liquid if it possesses definite volume but not a definite shape. They take up the volume of vessel in which they are kept. तो ये हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बता दिया। अब हम इनकी डेंसिटी की बात करें, इनके घनत्व की बात करें। देखिए, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की होती। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, ठोस के कण होते हैं, वो बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है ना। इसलिए इनका जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है सॉलिड की अपेक्षा, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम में और डेंसिटी में क्या रिलेशन, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम तीन सब्सटेंस लें, एक सॉलिड लें, एक लिक्विड लें और एक गैस लें, तो तीनों का मास, तीनों का द्रव्यमान कितना लें, 1 किलोग्राम,
1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम। तो जो सॉलिड होगा उसका वॉल्यूम कम होगा और जो लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा, गैस का वॉल्यूम और थोड़ा ज्यादा होगा। इनके वॉल्यूम हम V1, V2 और V3 कंसीडर कर ले। तो चूंकि इन तीनों सब्सटेंसेस के, इन तीनों पदार्थों के मास, द्रव्यमान समान है, लेकिन आयतन क्या है, अलग अलग है। सबसे कम आयतन, सबसे कम वॉल्यूम किसका है, सॉलिड का, तो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। उससे सॉलिड की डेंसिटी सबसे अधिक लिक्विड की, उससे कम, और सबसे कम किसके, गैस की डेंसिटी होती है। सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का, उससे कम घनत्व द्रव का, सबसे कम घनत्व गैस का होता है। अब इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, यानी अंतर अणुक आकर्षण बल, तो जो ठोस के कण होते हैं वे बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, अब ये पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये कण या तो परमाणु हो सकते हैं या तो अणु हो सकते हैं। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतरणुक आकर्षण बल उत्पन्न होगा। ठोसों के जो कण, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतरणुक आकर्षण बहुत अधिक होता है। इतना अधिक होता है कि वो बहुत मजबूती से, बहुत दृढ़ता पूर्वक जुड़ जाते हैं और फ्रीली मूव नहीं हो सकते, स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना, यानी जितना मजबूती से बंध सकते हैं उतना बंध जाते, दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, इसीलिए स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर सकते हैं। केवल अपनी जगह पर ये कंपन कर सकते हैं। जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, केवल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं, फ्रीली मूव नहीं हो सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, अंतरणुक आकर्षण अधिक होता है, इसीलिए सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड के ठोस के कण फ्रीली मूव नहीं हो सकते हैं, अपने पोजीशन पर केवल वाइब्रेट हो सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे लिक्विड की बाउंड्री में रहकर फ्रीली मूव कर सकते हैं। द्रव के कण द्रव की सीमा में रहकर स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, द्रव के कण होते हैं, उनके बीच आकर्षण कम होता है। किससे कम होता है? ठोसों की अपेक्षा कम होता है, तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन द्रव की सीमा के अंदर ही रह करके ये फ्रीली मूव हो सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसके बाद देखें, जो गैस के पार्टिकल होते हैं, गैस के जो कण होते हैं, इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है, या कह लें कि नेग्लिजिबल, नगण्य होता है। इसीलिए गैस के पार्टिकल, गैस के कण स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते, फ्रीली मूव हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो हमने क्या देखा, सॉलिड पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, ठोस के कणों के बीच में आकर्षण सबसे अधिक, द्रव के कणों के बीच में आकर्षण और कम, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण सबसे कम है। अब देख लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की, चूंकि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, इसीलिए इनके पार्टिकल मूव नहीं हो सकते हैं और इनके बीच में जगह, गैपिंग बहुत कम होती है। पार्टिकल्स के बीच में जो गैपिंग होती है उसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतर अणुक स्थान कहते हैं। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा होते हैं। अगर देखिए हम अपने हाथ को देखें, अगर हम हवा में लहराते हैं तो आसानी से हाथ हमारा मूव कर ले रहा। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो हमारे ये गैस पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं। अगर इसी हाथ को हम क्या करें, पानी से भरे हुए टैंक में चलाते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन, घर्षण उत्पन्न होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो लिक्विड पार्टिकल है, द्रव के कण, उनके बीच में स्थान, गैपिंग, स्पेसेस थोड़ा कम होते हैं, इसलिए हाथ चलाने पे फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। और इसी हाथ को हम क्या करें, किसी सॉलिड सब्सटेंस पर टच कराते हैं या प्रहार करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैपिंग बहुत कम होती है। बहुत कम गैपिंग की वजह से सॉलिड बहुत हार्ड और रिजिड हो जाते हैं। तो
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, गैस में और ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम, द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा थोड़ी ज्यादा, गैस के पार्टिकल्स की, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, स्थितिज ऊर्जा की, तो ठोस के कणों की स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक, द्रव के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी उससे अधिक, और गैस की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है ना। सॉलिड की सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, लिक्विड की उससे कम, गैस की सबसे कम होती है। अब जरा सा इनके कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात कर लें, संपीड्यता की। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठोस के कण हैं, ये जितना संभव हो सकता था उतना नजदीक आ चुके हैं, एज पॉसिबल दे आर क्लोजली पैक्ड। अब इसको हम और ज्यादा प्रेशर डाल करके कंप्रेस नहीं कर सकते, संपीड नहीं कर सकते, ठोस के कणों को और ज्यादा नजदीक नहीं लाया जा सकता है। लेकिन द्रव के जो कण हैं, लिक्विड पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में गैपिंग है, तो इनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इनके कणों के ऊपर प्रेशर डालकर इनको थोड़ा नजदीक हम ला सकते हैं। और गैस के बीच में अट्रैक्शन और कम है, बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम और प्रेशर डाल करके ला सकते हैं। देखो, अगर गैस के ऊपर हम प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाते हैं, इसके अणु नजदीक आ जाते हैं। प्रेशर डालते जाएंगे तो गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। गैस के अणु इतना नजदीक आ जाएंगे कि वो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। द्रव लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालें तो उसके कण, उसके पार्टिकल इतना नजदीक आ जाएंगे कि वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आ सकती है। अब अगर इनकी फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, तो ये फ्लूइड, इनमें प्रवाह का गुण, फ्लूइडिटी नहीं होगी। लेकिन द्रव में और गैस में, लिक्विड और गैस में फ्लूइडिटी पाई जाती है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में थोड़ी सी हमने प्रॉपर्टीज बता दिया। अब इसके बाद देखो, इनके इंटरकन्वर्जन की बात करें, इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर। अगर हम द्रव के जो फिजिकल स्टेट्स है, भौतिक अवस्थाएं, उनको एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। देखो, कोई भी ठोस लिक्विड में कब बदलेगा, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कब चेंज होगा, जब उसको हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इसको कहते हैं मेल्टिंग, गलन, ठीक है ना। लिक्विड, द्रव ठोस में कब परिवर्तित होगा, जब इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर क्या होता है, द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी ठंडा करने पर, और लिक्विड चेंज हो जाएगा सॉलिड में। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग, जमना कहते हैं। अब अगर हम किसी द्रव को, किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। क्यों ऐसा होता है, गर्म करने से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो गैस में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन या इवापोरेशन भी कह सकते हैं। हालांकि वेपोराइजेशन और इवापोरेशन थोड़ा डिफरेंस है, वो आगे बाद में चर्चा होगी। इवापोरेशन जो होता है, स्पेशल टाइप ऑफ वेपोराइजेशन होता है। अगर हम गैस को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो किसमें चेंज होता है, लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन, संघनन कहते हैं। देखिए, कुछ ठोस पदार्थ, कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनको गर्म करने पर वो बिना लिक्विड में, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे तौर पर डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। तो जिन सॉलिड सब्सटेंसेस को गर्म करने पर वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, उनको कहते हैं सब्लिमेट, सब्लिमेट सब्सटेंस। जैसे आयोडीन, जैसे आयोडीन होता है, कपूर होता है, कैम्फर, नफ्थलीन बॉल देखे होंगे, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कपड़ों में रखी जाती सफेद सफेद गोलियां, तो ये सब क्या है, सब्लिमेट होते हैं। ऐसे सब्सटेंस हैं जो गर्म करने पर सीधे बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसियस फेज में, गैस अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और इनकी अगर गैस को, इनकी वेपर को हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो ये क्या होती हैं, सीधे बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे सॉलिड में, ठोस में परिवर्तित हो जाती हैं।
और इन ठोस को जो सब्लिमेट होते हैं इनको अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। और ये जो पदार्थ सब्सटेंस उनको हम सब्लिमेट कहते हैं। देखिए एक हम डिफरेंस बता दें किसमें, वाइपर में और गैस में। वाष्प और गैस में क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए वाष्प यानी वाइपर उस पदार्थ की, उस सब्सटेंस की गैस अवस्था को कहते हैं जो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव होता है। जैसे पानी, लिक्विड क्या है? द्रव। पानी क्या है? द्रव। एल्कोहल क्या होता है? द्रव। बेंजीन क्या होता है? द्रव। जब इनको हम गर्म करते हैं तो इनकी वाष्प, ये गैस अवस्था में जब आते हैं तो इनकी गैस अवस्था को हम वाष्प कहते हैं। जैसे पानी की वाष्प बनेगी, एल्कोहल की वाष्प बनेगी, बेंजीन को गर्म करने पर बेंजीन की वाष्प वाइपर बनेगी, कभी उसकी गैस नहीं कहेंगे। और जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर, जो पदार्थ कमरे के ताप पर गैस होते हैं उनको गैस ही कहा जाएगा। जैसे अमोनिया गैस, अमोनिया का सूत्र NH3, ठीक है ना, या नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमने वेपर और गैस में कुछ डिफरेंस बता दिया। अब देखो एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बता दें, जैसे लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मतलब क्या हुआ? गुप्त उष्मा। मतलब उष्मा की वह मात्रा जिसकी वजह से पदार्थ की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए। पदार्थ को एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज करना हो तो जितनी थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वह उसकी गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट कहलाती है। जैसे अगर ठोस को द्रव में बदलते हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे गर्म करना पड़ता है। इसके लिए जितनी उष्मा की जरूरत पड़ेगी, थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा, थर्मल लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। अगर लिक्विड को चेंज करना हो सॉलिड में तो जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जितनी उसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जितना थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे कहेंगे इसके लैटेंट क्या नाम है, उसके इसको जो है जमने की उस गुप्त उष्मा कहेंगे। अगर लिक्विड को गैस में चेंज करना हो तो इसे कहेंगे वाष्पन की गुप्त उष्मा, जितना उष्मा की रिक्वायरमेंट होगी, इतना थर्मल एनर्जी की जरूरत होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे ऐसे समझ। जैसे कहा जाता है बर्फ, आइस, ठीक है ना, बर्फ की लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है? 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 1 किलोग्राम बर्फ को, आइस को लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना, लिक्विड में, बर्फ की लिक्विड स्टेट क्या होती है? H2O। तो हमें 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से कहा जाए, जैसे वाटर है H2O, इसकी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी है? 22.5 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोग्राम वाटर को अगर हम चाहते हैं वो गैस में, वेपर में चेंज हो जाए तो हमें 22.5 इंटू 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल एनर्जी, इतनी थर्मल एनर्जी, इतनी उसमें ऊर्जा पानी को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज हमने कुछ चीजें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया। अगली वीडियो इसके बाद हम लाते हैं। इस वीडियो को पसंद अगर करते हैं तो इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।